नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त शहर के एक मारूफ वकील जनाब शेख महबूब BA LLB एडवोकेट नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि एक अच्छे क़ानूनदान हैं। इनको काउ स्लॉटर बिल के ताल्लुक़ से बहुत सारे मालूमात ये रखते हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं, इस वक्त कर्नाटक में जो काउ स्लॉटर बिल का ऑर्डिनेंस पास हुआ है, पूरे रियासत में एक तरह की बेचैनी है। इस ताल्लुक़ से आपके का तबसरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने उम्मत के तरफ से जो काम एंटी स्लॉटर बिल के तहत जो लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और तकरीबन एक हफ्ते से मैं लगातार देख रहा हूं कि आपने शहर के जाने माने वकला से इसके बारे में इंटरव्यू लिया और इससे शहर कर्नाटक नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान को एंटी स्लॉटर बिल के बारे में बहुत से मालूमात हासिल हो चुके हैं। जहां तक ये एंटी स्लॉटर बिल का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के दौर से चले आते आ रही है और उसके बाद, उसके पहले भी, उसके बाद भी ये शुरुआत हुई थी 1880 में, जबकि नामदारी सिखों का एक तबका था हिंदुस्तान में, पंजाब में। उन्होंने रेवोल्यूशन करके सारे हिंदुस्तान में पंजाब के ज़रिए से एक मुहिम चलाई थी। उनका बुनियादी मकसद ये था कि सारे हिंदुस्तान में काउ स्लॉटर पर पाबंदी लगाई जाए। ये इनकी जो हरकत की वजह से सारे हिंदुस्तान में जो आदमी सो रहे थे, इसके बारे में उनको इल्म नहीं था, तो उनकी नज़र दूसरे लोगों पर भी पड़ी। उसमें सबसे आगे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में काउ स्लॉटर बैन की प्रोग्राम उन्होंने रखा। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे गौ रक्षक सभा उन्होंने क़याम किया और उसके बाद ये गौशाला उन्होंने क़याम करने में कामयाब हुए। उसके बाद मसला ऐसा ही चलता आ रहा था कि 1950 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक सारे शहरों से, सारे स्टेटों से मुतालबा किया कि अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक क़ानून बनाए जिसमें किसी किस्म की सेंट्रल गवर्नमेंट को मुदाखलत नहीं है, मगर ऐसा क़ानून बनाए जो सबके लिए फ्लेक्सिबिलिटी रखता हो। तो ये रिकमेंडेशन जारी करने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह की इत्तला दी गई, तो उसके बाद 1955 में कांग्रेस के जो पार्लियामेंटेरियन नामवर पार्लियामेंटेरियन थे, जिनका नाम था सेठ गोविंद दास, उन्होंने
इस सारे हिंदुस्तान में गौ स्लॉटर पर पाबंदी के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी बिल उन्होंने बनाई। ये हिंदुस्तान की तारीख में तारीख गवाह है। ये इनकी बहुत बड़ी नाकाम बहुत बड़ी बुरी हरकत थी, जिसके वजह से आज हर एक मुसलमान और जो भी गोश्त खाने के हामी हैं परेशान हैं। इनकी बिल पास करते हुए ये भी कड़ी मजम्मत करते हुए ये भी कहा कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं कांग्रेस के इसके गौ स्लॉटर एंटी गौ स्लॉटर के हामी हैं। ये कहना ही था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कड़ी मजम्मत की कि ये कहा कि ये नहीं हो सकता, पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कि ये मसला ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। उसके तहत जितनी भी ये कानूनी पेशन गोई है इसके सामने स्टेट गवर्नमेंट के सामने रख दी जाए। उसके तहत कानून बनता गया और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कानून उस वक्त बनाने में कामयाब हो गए, जिसमें यूपी है, राजस्थान है उस वक्त और कई स्टेट हैं। मगर 1958 में जब मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायरा किया और गौ स्लॉटर की मजम्मत करते हुए उन्हें कहा कि कानूनन गलत है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ है। इसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हमारे मुसलमानों के फेवर में नहीं, एक बैलेंसिंग वर्डिक्ट उन्होंने दी कि इस तरह का कोई मसला नहीं बनता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट अगेंस्ट मुस्लिम्स। मुसलमानों को किसी तरह का इसमें नुकसान नहीं पहुंचता। मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म लॉ की ज़रूरत है, जिसके तहत गौ स्लॉटर बिल पूरी तरह से कामयाब हो। उसके बाद मसला ऐसा ही रहा 1958 के बाद। उसके बाद 2005 में फिर भी 2005 में ये मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में क़वानीन तैयार किए हैं उसको सराहा और कहा दे अप्रिशिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लॉ विच इज़ पास्ड ऑन एंटी गौ स्लॉटर। तो कहते हुए यह कहा कि कर सकते हैं, कोई इसमें मुदाखलत नहीं। तो तकरीबन 28 स्टेट में जो 20 स्टेट ये पूरी तरह से कानून पास कर चुके थे या करने की तैयारी कर चुके थे। मगर आज भी तकरीबन 8 स्टेट हैं, जैसा कि कौन से स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा, तो ऐसे स्टेट हैं जो आज भी इसके बिल पास नहीं किए। अच्छा, मुझे ये बताओ 1964 का जो एक्ट है जिसे हमारा डी.के. शिव कुमार भी सपोर्ट किया, वो कानून को रखकर दुकाना खो कौ का ये बिजनेस कर सकते हैं, घर बोलता ना कर सकते हैं। देखिए 2000 क्या है 1964 एक्ट में? 64 एक्ट में क्या है, 64 में पनिशमेंट्स भी बहुत ये हैं। वो इस किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था 13 साल या 12 साल या ये हो। उस वक्त ये था कि विद द सर्टिफिकेशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर सर्टिफिकेट दे कि ये अनफिट है, ये दूध देने के काबिल नहीं है, तो वैसे जानवर को काट सकते हैं। इसमें कोई किस्म की मुदाखलत स्लॉटर कर सकते था। और उस वक्त क्या था, फाइन भी सिर्फ 1000 रुपये था और इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 1 महीना था। मगर आज के कानून में ऐसा नहीं है, 50,000 से लेके 5 लाख तक और इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक है। ये जो कानून है, जो कर्नाटक का जो कानून
लाया गया है, एक तरह का एक ड्रैकोनियन लॉ है। अच्छा, ये कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अब तो चैलेंज कर चुके हैं बहुत सारे वकील, और उसकी समाअत अगले माह 26 तारीख को होने वाली है। और यहाँ तक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के कानून, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था 27 जुलाई 2017 के तहत, इसमें किसी किस्म की यानी परेशानी नहीं कि आराम से स्लाटर कर सकते हैं, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ भी कर्नाटक का जो नया कानून है उसके तहत 13 साल की उम्र वाला जो गाय हो, ही काऊ या बफलो की बाकायदा उसकी कटाई कर सकते हैं और फ़रोख्त भी कर सकते हैं। इसमें मुसलमान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुसलमान परेशान हो चुके हैं। ये इसमें ये क्या है, हमारे जो कायद हैं वो आगे सामने आके पूरी तरह से मुसलमानों की हिमायत में काम नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि मुसलमान आज परेशान पहले से तो IMA के सिलसिले में परेशान, उससे पहले अमानत कोऑपरेटिव बैंक में परेशान, सारे हमारे इदारे हैं और हमारे कायद ऐसे हैं कि सही तरीके से उनको रास्ता दिखाने के लायक नहीं और बहक गए हैं। अब देखिए खामखा हमारे कुरैश जो तबका है परेशान है, खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, जबकि कानून वज़ीर क़ानून हुकूमत कर्नाटका ने डायरेक्ट कहा है कि 13 साल से ऊपर जो गाय है या बिचड़ा है उसको 13 साल से जो भी है उसकी कटाई कर सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, किसान क्या कर रहे हैं, जब 8 साल की गाय हो जाती है तो वो लागर, बीमार और कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं 13 साल तक हम इसे रख ले को क्या करना को उन्होंने बोलती। देखिए कानून ये है, ये सब चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में। जब फिर कानून जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, मगर अभी वक्त है, आने वाला वक्त, जब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पेशन गोई होगी तो उस वक्त ये सब जितने भी इसमें खामियां हैं, लैचेस हैं, ये सब ख़त्म होंगे। मुसलमान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान की जीत होगी, क्योंकि कानून ऐसा है, नोबडी कैन इम्पोज एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द फूड हैबिट्स। आप क्या खाते हैं, मैं क्या खाता हूँ, कोई भी इसके मुदाखलत नहीं कर सकते। और देखो हिंदुस्तान में बहुत सारे जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो बुश मीट पसंद करते हैं। कवे खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो ट्राइब में, सांप खाने वाले ज़्यादा हैं। हम ये नहीं खा सकते तुम ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हम ये उनका फ्रीडम ऑफ राइट है, उनका फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? कानूनी बहुत सारे हमारे जो भी दोस्त अहबाब हैं, जो भी उनके लिए मैं बड़े बड़े वकील हैं, वकला हैं, उनसे यही मैं हमारे हाथ से जितना होता है ये करते हैं। कोशिश जारी है कि मुसलमानों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। और ये काफ़ी सराहनीय की बात है कि जितने भी तंजीमें शुरू हुई गौकशी के, वो ब्रिटिश के दौर से आज तक मुसलमान कभी हिंदुओं के खिलाफ इस मामले में कोई भी एक इज्तिमा नहीं किया। यह काबिल तारीफ है। ये मुसलमानों की एक आज़म यानी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एजिटेट कर रहे हैं, हम इज्तिमा कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं हमारी बात, मगर हम उसको गैर कानूनी तौर पर कभी अपने कानून को हाथ में नहीं लिया और ना लेने वाले हैं, क्योंकि हम इसी मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी पाकिस्तान जाना था मोहम्मद अली साल जिन्ना के साथ चले गए। हम तो महात्मा गांधी के हमारे फादर ऑफ नेशन हैं, हम इसी मुल्क के बानी, हम क्यों डरने की ज़रूरत क्या है? हम फाइट करेंगे, वो फाइट करेंगे। कर्नाटक की सरकार जो अब ऑर्डिनेंस पास करी है, इसमें क्या खतरे क्या हैं? खतरे तो बहुत, इस तरह का कानून अगर कंटिन्यू किया गया तो मुसलमानों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुसलमानों के मसाइल पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। मुसलमान के अक्सताजी मसाइल, सोशल मसाइल सब ख़त्म हो चुके हैं। मुसलमान आज कमाने के लायक नहीं है। बेरोज़गारी का मसला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है कोविड-19 की वजह से। अब ऐसे दौर में हुकूमत कर्नाटक ऐसे कानून लेके आना, ये सरासर ये क्या है, ये बहुत बड़ा एक गुस्ताखाना हरकत है इनकी।
इस तरह का कानून इस ज़रूरत क्या थी, इतना हरी होके पास करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। फिर भी उन्होंने किस वजह से किया, क्या उनका एजेंडा है, ये कोई नहीं जानता ये। मगर इससे मैं मुसलमानों को, हमारे भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और ये जो भी मसले से हम गुज़र रहे हैं ये आर्जी मसला है, ये पूरी तरह से हम इंशाअल्लाह इस पर काबू पाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वज़ीर क़ानून के हिसाब से उन्होंने कहा है कि 13 साल का जो बफलो है या ही का हो, भैंस हो, उसकी कटाई हो सकती है। अगर कटाई हो सकती है तो उसी तरह बिकाई भी हो सकती है, दुकान भी खुले सकते हैं, इसमें किसी तरह का ये गुंजाइश नहीं है। व्यापारी बता रहे थे जब बाजार लगता है तो गायों का 4 या 5 भैंस आते हैं, बाकी के पूरे गायें रहती। 4-5 भैंस लेने के वास्ते रेट भी बढ़ेगा और लोगों को गोश्त भी आसानी से। हाँ, ये तो बात वो यहाँ भैंस के पैदावार कम ये तो शुरू हो गया। अब तो देखिए आज चिकन का रेट क्या है, 320 रुपये किलो स्किन आउट चिकन है। जहाँ ख़त्म होने लगा उधर वो रेट बढ़ते आ रहा है, और बकरे का गोश्त भी बढ़ते आएगा। मगर ये जो मेन्यू डिसाइड करने के लिए क्या है, हम सरकार को डिसाइड नहीं कर सकती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है। अच्छा ये बताइए एडवोकेट साहब, ये जो आजकल वफ़ के हालात, वफ़ के स्कैम, वफ़ के परेशानियां जो बढ़ रहे हैं वफ़ बोर्ड के, इस ताल्लुक़ से आपकी राय क्या है? वक्फ बोर्ड का जो मसला है आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा रोशनी डालना नहीं चाहता, मगर ये हमारी कौम का मसला है, इसको कौमी लीडर मिल के हल कर सकते हैं। और बहुत सारे माइनॉरिटी कमीशन के जो सदर इससे पहले रह चुके हैं, उन्होंने भी इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ को किस तरह तहफ़्फ़ुज़ में रखा जाए, इसके बारे में उन्होंने कई रिपोर्टें पेश की हैं। और इस हमारे जो कौम के माल को किस तरह हड़प किया गया उसके बारे में भी तफसील से गवर्नमेंट को उन्होंने रिपोर्ट पेश की गई है। उसके तहत इंशाअल्लाह कार्रवाई होगी, और क़ानून से हटकर जो भी काम कर रहे हैं, करते थे, उनके ख़िलाफ़ सरकार क़ानून से काम लेगी। शुक्रिया सर।